गरीब बहू की ड्रेस। ओ माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। सबको मेरा हुनर अच्छा लगा। लेकिन रोशनी, तुम यकीन कर लो, आज तुमने मुझे और माँ को बहुत बड़ी खुशी दी है। हम दोनों को तुम पर गर्व हो रहा है। हाँ बहू, मैंने कहा था ना कि खुद पर विश्वास रखो। मुश्किल घड़ियां तो होती ही हैं परीक्षा लेने के लिए, और देखो तुम विजयी हुई। आज सब लोगों को तुम्हारे बनाए हाथ के कपड़े पसंद आ रहे हैं। इस गरीब बहू के कपड़े खराब करने की हमने लाख कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रही। वही तो दीदी, सोचा था आज इसकी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। आखिर गरीब बहू ने ऐसा क्या किया था जो लोग उसकी ड्रेस को इतना पसंद कर रहे थे, और क्यों उसकी दोनों जिठानियों ने उसकी ड्रेस बार बार खराब करने की कोशिश की? आइए ये जानने के लिए कहानी के शुरुआती भाग में चलते हैं, जहां कुछ समय पहले ध्रुव किसी गरीब घर की लड़की से प्यार कर शादी कर उसे अपने घर ले आता है। तब चौखट पर, ध्रुव, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने घर वालों से बिना पूछे शादी करने की? तुझे थोड़ा सा भी हमारे लिए बुरा नहीं लगा कि हम सबकी कितनी इच्छा थी तेरी शादी में आने की? माँ जी, अब आपके कहने से क्या होगा? देवर जी तो शादी करके इसे ले आए। इस गरीब ने कभी इतने बड़े घर को देखा नहीं होगा, लेकिन अब रहेगी। अब तो बाहर वाले भी हम लोगों की किल्ली उड़ाएंगे कि घर में गरीब बहू आई है। माँ प्लीज रोशनी को एक मौका दीजिए, वो बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो ऐसी वैसी लड़की तो नहीं लाया होगा। गरीब है तो क्या हुआ, मैं इसे अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। तब दोनों बहू बेटे सास का आशीर्वाद लेते हैं और सास बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। ये क्या दीदी, माँ जी तो इससे जरा भी नाराज नहीं हुई, उल्टा इसको अपना लिया। इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ प्राजक्ता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है और अपनी सिलाई के शौक को जारी रखते हुए वो घर में सिलाई भी करती है। एक दिन अवंतिका कहती है, अच्छा, तुम तीनों को मुझे ये कहना था कि कल हमारे पड़ोसन सविता के बेटे का रिसेप्शन है, तो कल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाना। अच्छे कपड़े पहनना, और खासकर रोशनी बहू तुम, क्योंकि तुम्हें किसी ने देखा नहीं है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हो जाऊंगी। कल तो हमें पार्टी में जाना है और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। मुझे डिजाइनर ड्रेस खरीदने के लिए स्टूडियो जाना पड़ेगा। प्राजक्ता, तू चलेगी क्या? हाँ दीदी, आखिर मुझे भी तो डिजाइनर साड़ी खरीदनी है। माँ जी, हम आते हैं। दोनों बहू अपने लिए डिजाइनर कपड़े खरीदने डिजाइनर स्टूडियो पहुंच जाती हैं, जहां महंगी महंगी ड्रेस देखकर ट्राई करती हैं। वहीं सास, तू क्यों नहीं गई उनके साथ कपड़े खरीदने? तेरे पास कपड़े तो होंगे नहीं, तू गाँव से आई है। हाँ माँ जी, पर मुझे कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कपड़े सिलने का बचपन से शौक है, तो मैं अपने लिए खुद ड्रेस तैयार कर लूंगी। बस मुझे आपसे कुछ पुरानी साड़ी चाहिए। ठीक है, मैं अभी निकाल कर तुझे दे देती हूँ। तब दोनों बहू घर आ जाती हैं और अवंतिका उसे पुरानी साड़ी निकाल कर दे देती है, जिसके बाद रोशनी अपने कमरे में कुछ कपड़े काट कर सिलाई करने लगती है और फिर बॉर्डर लगाती है। शुक्र है 3-4 घंटे में मेरे कपड़े तैयार हो गए। अब कल मैं यही पहनूंगी। अगले दिन सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब अवंतिका, माँ जी देखिए, हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बताइए ना माँ जी। हाँ हाँ, तुम दोनों अच्छी लग रही हो, लेकिन रोशनी बहू तुम कब आओगी? टाइम हो रहा है। माँ पार्टी में उसको मैं ले जाऊंगा, आप तीनों जाओ। ठीक है। तीनों पार्टी में चले जाते हैं। वहीं बहू भी तैयार होकर सबके बीच आ जाती है। तब प्राजक्ता सुनीता उसके कपड़े देखकर बहुत हंसती है। रोशनी, तू ये पहन के आई है? अरे, तो मेरी नौकरानी के कपड़े से भी सस्ते लग रहे हैं। अरे हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी रिसेप्शन पार्टी में नहीं, सब्जी मंडी में आई हो, ऐसे वाहियात कपड़े पहन के। अब तो माँ जी की बेइज्जती पक्का होगी। तभी पड़ोसी बातें बनाते हैं, हे भगवान, अवंतिका तेरी तीसरी बहू है, वो भी किसी गरीब घर की। कपड़ों से साफ पता चल रहा है। अरे थोड़े पैसे खर्च करके अपनी दोनों बहू की तरह डिजाइनर कपड़े दिला देती। अब आंटी जी खुद ही घर में फैशन डिजाइनर बनकर काट पीट कर कपड़े पहनेगी तो कार्टून बनकर ही आएगी ना। हाँ जी, मुझे तो शर्म आ रही है। हम चले पार्टी से या इसे जाने को कहें? बहू, तुमने ये क्या किया? तुमने कहा था तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े बनाने आते, और ये तुम क्या पहन कर आई हो? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि लोग तुम्हें और देखें। माँ आप? अवंतिका और बाकी लोगों की बातों से रोशनी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो चली जाती है और पीछे पीछे ध्रुव भी घर पहुंच जाता है। ध्रुव जी, मैंने माँ जी की बेइज्जती करवा दी। मुझे लगा था मैंने पार्टी के हिसाब से कपड़े तैयार कर लिए, लेकिन मैं फेल हो गई। कोई बात नहीं रोशनी, मैं जानता हूँ तुम्हें सिलाई करने का बहुत शौक है और तुम बहुत अच्छे कपड़े बनाकर पहनती हो। ये तो मैंने देखा है, भूल जाओ अब सब कुछ।
तब सास को घर आकर अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मुझे वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, कल 2 साल बाद तुम्हारी नंद घर पर आ रही है तो मैंने वेलकम पार्टी रखी है, इसीलिए अच्छी सी ड्रेस पहनना, इस दिन की तरह मत पहनना। जी माँ जी, इस बार मैं माँ जी को निराश नहीं करूंगी। रोशनी इस बार बहुत अच्छी ड्रेस बनाकर तैयार करती है। इतने में नंद भी घर आ जाती है और घर में दोनों जेठानी पार्टी की सजावट करवाती हैं। जब रोशनी ड्रेस बना लेती है तो अवंतिका को दिखाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है, और वो भी जुगाड़ करके। यकीन नहीं होता, आज तो सब लोग तुमको ही देखेंगे। नहीं माँ जी, आज तो दीदी का दिन है। तब सास तैयार होने चली जाती है और रोशनी भी नहाने जाती है। पीछे से दोनों जेठानी उसके कपड़े खराब करके चली जाती है। इस बात का रोशनी को पता नहीं होता और वो ऐसे ही ड्रेस पार्टी में पहनकर आ जाती है। तब सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये क्या अवंतिका, तेरी बहू किसी मेले में आई है क्या ऐसे कपड़े पहनकर? भाभी आपने क्या किया? मेरे फ्रेंड्स भी आज आपसे मिलने आई थी, ये चूहे जैसी कुतरी ड्रेस आपने क्यों पहनी? लगता है ये खुद को 90s की हीरोइन समझती है आज के जमाने में। ये मेरी ड्रेस कब खराब हुई? सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। बहू, ये तो चिंता मत कर। पर माँ जी, दोबारा बेइज्जती तो हो गई ना आपकी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इस बेइज्जती के बाद रोशनी बिखर जाती है। अवंतिका अपनी दोनों बहू के साथ किसी और पार्टी में जाती, तब दोनों जेठानी उसके कपड़े को फिर से खराब कर देती थी, जिससे रोशनी का खुद की सिलाई पर से विश्वास उठ जाता है। एक दिन सास, बहू तो खुद पर से अपना विश्वास खत्म मत कर, मुझे पता है तू बहुत अच्छी सिलाई करती है। कल मेरी सहेली के एनजीओ का उद्घाटन है, अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस तैयार कर ताकि सब लोग तुझे देखते ही रह जाएं। नहीं माँ जी, अब मुझ में आपको फिर से बेइज्जत करवाने की हिम्मत नहीं है, और न ही सिलाई मशीन चलाने की। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और कल तुझे खुद पर विश्वास करके ड्रेस बनाकर पहन के आना ही होगा। मैं तेरा वहाँ इंतजार करूंगी। तब सास की बात सुनकर रोशनी, रात के 10 बज रहे होते हैं, वो सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। क्यों माँ जी की बातें बार बार सता रही है? उनकी इज्जत का सवाल है। अगर कल मैं एनजीओ में नहीं गई तो मुझे ड्रेस तैयार करनी ही होगी। रोशनी अलमारी से पुरानी साड़ी और सजाने वाला सामान निकालकर सुंदर सी ड्रेस बनाने लगती है और रात भर उसे तैयार करती है, और फिर अपने पर्स और जूते पर भी ऐसे स्टोन लगाती है जिससे कि वो भी चमचमाने लगते हैं। और अगले दिन दोनों बहू उसकी बनाई मेहनत को देखकर फिर से खराब कर देते हैं। अब देखते हैं कैसे पार्टी में पहुंचती है। दोनों अमीर बहू पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां लोग उनके डिजाइनर कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं गरीब बहू भी अपनी ड्रेस को दोबारा ठीक करके पहनकर पार्टी में आती है। सारी मीडिया उसकी फोटो खींचने लगती है और वो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हेलो रोशनी, क्या आप हमारे फैशन इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप लेंगी? हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों को फैशन सिखाएं। आपके हाथ की बनाई ड्रेस सच में लाजवाब है। वैसे आपने ये कैसे तैयार की? जी मैं जरूर करूंगी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये ड्रेस मैंने पुराने कपड़ों और पुरानी स्टोन वगैरह से तैयार किया है। सच में अवंतिका, तेरी गरीब बहू तो बहुत टैलेंटेड निकली, देख जरा। ये तो है। ये नहीं हो सकता, लोग इसको फोटो की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी ड्रेस खराब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये सब तुम दोनों ने किया है। घर चलो तब बताती हूँ। रोशनी, मुझे तुम पर हमेशा से गर्व था। आज सबको पता चल गया, मेरी बीवी सबसे अलग है। आज तुम्हारा हुनर और गरीब बहू की ड्रेस सबको भा गई। जी ये सब माँ जी की वजह से हुआ है। रोशनी जी, मैं तो आपको काम पर रख रही हूँ, वो भी 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी पर। बोलिए, करेंगी? जी जरूर। गरीब बहू की ड्रेस सबको पसंद आती है। घर जाकर अवंतिका अपनी दोनों बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद वो शर्मिंदगी से रोशनी से माफी मांगती है। वहीं रोशनी को सिलाई के जरिए अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है और वो वर्कशॉप के जरिए बच्चों को भी कपड़े तैयार करना सिखाती है। 7 बांझ बहू के खानदान में 8वीं बहू का पहला बच्चा। अलेले, मेरे बाबू को भूख लगी है। देखो मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। अपनी 7 बहू को गुड़िया से खेलते देख उर्मिला उन पर गुस्से से गरजती हुई एक के बाल खींचकर और दूसरी का हाथ मोड़ते हुए, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम 7 बांझ ने मिलकर? अपनी कोख से तुमसे बच्चा जन्मा नहीं जाता और गुड़िया लेकर यहाँ पर बच्चों का खेल खेल रही हो। माँ जी मेरे बालों को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी कलाई, माँ जी छोड़िए मुझे। माँ जी, आप क्यों हम 7 बांझ बहू पर इतना अत्याचार करती हैं? हमारी क्या गलती है इसमें अगर हम गर्भवती नहीं हो पा रहे तो? तभी वहाँ पर आते उनके 7 पति ये सब देखकर। अच्छा,
अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? सही कहा, इतनी कोशिशों के बाद भी तुम अब तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई क्योंकि तुम्हारे अंदर ही कमी है। हाँ भैया, इनके ऊपर इतनी मेहनत करने से तो अच्छा होता कि हम एक रोड साइड औरत से शादी कर लेते। कम से कम वो हमें इस घर का वारिस तो दे देती। क्रूरता की आग में अंधे हो गए क्या आप लोग, जो आप अपनी पत्नियों की तुलना रोड साइड लड़कियों से कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? शर्म तो तुम सातों बांझ को आनी चाहिए जो तुमसे एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। पर कोई नहीं, अब तुम सातों बांझ से मुझे कोई उम्मीद नहीं। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी करवाऊंगी और देखना, इस घर में आएगी मेरी 8वीं बहू, मुझे इस घर का वारिस जरूर देगी। अब कुछ ही दिनों में उर्मिला अपने 8वें बेटे शंकर की शादी नताशा नाम की लड़की से करवा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह नताशा अपनी पहली रसोई का खाना बनाने जाती है, जहाँ उसकी जेठानियां पहले से ही खड़ी होती है। अरे आप सब यहाँ? मुझे तो लगा कि मुझे अकेले ही अपनी पहली रसोई संभालनी होगी। हाँ देवरानी जी, अभी आप नहीं हो ना, इसलिए हमने सोचा कि आपकी थोड़ी कामों में मदद कर देते हैं। थैंक यू। अब नताशा अपनी सातों जेठानियों के साथ मिलकर अपनी पहली रसोई का खाना खुशी खुशी बना रही होती है कि तभी उर्मिला ये सब देखकर, तुम सातों नई बहू के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपनी पहली रसोई का खाना बना रही है? माँ जी, हम तो बस इनकी मदद ही कर रहे थे। हाँ माँ जी, ये सब मेरी यहाँ मदद ही कर रहे हैं। क्या हुआ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आज तो तुमने अपनी सातों जेठानियों से मदद ले ली, पर आज के बाद तुम अपनी सातों जेठानियों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना। और तुम सातों बांझ बहू, अभी के अभी निकलो यहाँ से। उर्मिला के कहने पर सातों बांझ बहू वहां से चली जाती है। वहीं नताशा को ये सारी चीज बुरी लगती है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अकेले खाना बनाकर अपनी पहली रसोई का खाना सबको परोसती है। खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया है नताशा जी। हाँ, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा खाना? तुम सातों की तरह बांझ थोड़ी ना है मेरी बहू। अब नताशा को भी समझ में आ रहा था कि कैसे उसकी सास बिना बात के ही उसकी सातों बांझ जेठानियों को ताने दे रही थी। छोड़िए ना माँ जी, खाने के बीच में यहाँ पे कौन सी बात लेकर आ गई। अब इसी तरह नताशा की शादी को 6 महीने गुजरते हैं और अचानक से उसे उल्टी आनी शुरू होती है। अरे बहू, तुझे उल्टियां आ रही हैं? कोई खुशखबरी है क्या? माँ जी, मैंने प्रेगनेंसी किट में अपनी प्रेगनेंसी चेक की थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप दादी बनने वाली है। क्या कहा? मैं दादी बनने वाली हूँ? बहू बहू, मैं तुझे बता नहीं सकती कि तूने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मेरी सातों बांझ बहू ने मुझे जो खुशी नहीं दी, वो आज मुझे मेरी 8वीं बहू ने दी है। तभी ये सब सुनकर उर्मिला की सातों बांझ बहू भी वहां पहुंचती हैं और मीनाक्षी उसके पेट पर हाथ रखते हुए, क्या सचमुच तुम गर्भवती हो? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई नताशा कि तुम प्रेग्नेंट हो और हमारे घर में भी अब बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तभी उर्मिला मीनाक्षी का हाथ नताशा के पेट से हटाते हुए, तुम बांझ की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्भवती बहू के पेट पर हाथ रखने की? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम सातों बांझ बहू की परछाई भी मेरी 8वीं बहू के शरीर पर गलती से भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ जी, वो तो बस मुझे बधाई दे रही हैं। तू चुप कर बहू, तुझे नहीं पता गर्भवती औरतों के आसपास बांझ औरतों का घूमना श्राप माना जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी 8वीं बहू के पहले बच्चे के साथ कुछ ऐसा वैसा हो। अब नताशा की प्रेगनेंसी की बात जानकर उर्मिला नताशा को घर के कामकाज करने से मना कर देती है, जिसके बाद घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब कुछ उर्मिला की सातों बांझ बहू ही किया करती थी। तभी एक दिन, नताशा तुम्हारे लिए फल काट कर लाई थी। जेठानी जी, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, काम करिए, आप फल लेकर अंदर आ जाइए। खुशबू अपने दाएं पैर को आगे करते हुए कमरे में घुसती है कि तभी वहां आती उर्मिला उसके बालों को खींचकर दरवाजे से बाहर करते हुए, माँ जी, तुझे बांझ की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्भवती बहू के कमरे में जाने की? ये कैसी आवाज थी जेठानी जी? आप ठीक तो है ना? मेरा पेट, मैं उठकर आपको देख भी नहीं सकती। तभी फलों की प्लेट अंदर लेकर आती है उर्मिला। अरे 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 बहू, तू इतना क्यों घबरा रही है? कुछ नहीं हुआ तेरी जेठानी को, वो बस उसका थोड़ा पैर मुड़ गया था। ये ले, तू ठंडा ठंडा फल खा। अब इसी तरह उर्मिला अपनी सातों बांझ बहू को अपनी 8वीं गर्भवती बहू से दूर रखती है और कुछ दिनों बाद वह गर्भवती बहू की गोद भराई करती है। घर को फूलों से सजाया जाता है, मेहमानों का आगमन होता है, नाच गाना चल रहा होता है। चल उर्मिला, मैंने तो तेरी 8वीं गर्भवती बहू को उसके पहले बच्चे की बधाई दे दी है। बधाई तो मैंने भी दे दी, मेरे आशीर्वाद से उर्मिला तेरी 8वीं बहू का पहला बच्चा लड़का ही हो। तेरे मुंह में घी शक्कर सरला, भगवान तेरी बात सच कर दे। अब वो सब तो ठीक है उर्मिला, पर इतने खुशहाल माहौल में तेरी सातों बहू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे तुमने भी ये कैसी अपचुगनों वाली बात कर दी बिमला, तुम्हें तो पता है कि मेरी सातों बहू बांझ है और भला उनका इस शुभ मुहूर्त में क्या काम। वहीं दूर खड़ी सातों बांझ बहू अपनी सास की कड़वे शब्द सुनकर मन ही मन टूटती जा रही थी। तभी वहां खड़ी सावित्री उन सातों बहू के पास आकर,
अरे तुम अपनी 8वीं देवरानी के ऊपर शगुन के चावल नहीं चढ़ाओगी क्या, जो यहाँ आराम से खड़ी हो? नहीं, हम नहीं चढ़ा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं चढ़ाओगी? कब से देख रही हूँ यहाँ मूर्ति की तरह खड़ी हो। अरे तुम्हारी देवरानी की गोद भराई है, तुम्हारा तो चावल चढ़ाना बहुत जरूरी है। अब सावित्री जबरदस्ती सातों बांझ बहू को खींच कर लाती और घर में इतने लोग होने के कारण सातों बहू कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप चावल से नताशा का अभिषेक करने लगती हैं। पूतो फलो देवरानी जी, पुत्रवती सुहागवती रहो। ये सब देखकर उर्मिला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वहीं नताशा मनी मन खुश होते हुए घूंघट की ओट से कहती है, शुक्रिया जेठानी जी। अब गुस्से में बैठी उर्मिला मेहमानों के घर से जाने के बाद अपनी बहू को खींच कर चाटा मारती है। इतना समझाने के बाद भी तुम सातों ने अपनी मनहूस परछाई मेरी 8वीं बहू के शुभ कामों में डाला। पहले तो तुम सातों बांझ बहू ने मुझे इस घर का एक वारिस नहीं दे पाई, और अब जब 8वीं बहू मुझे खुशी दे रही है तो तुम बार बार अपनी मनहूस परछाई उसके ऊपर डालती हो। निकल जाओ इस घर से। जब तक मेरी 8वीं बहू का पहला बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम सातों बांझ बहू को अपने मनहूस कदम इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला धक्के मार कर अपनी सातों बांझ बहू को घर से निकालने लगती है। वहीं चुपचाप उनके सातों पति ये नजारा देख रहे होते, जिसके बाद गुस्से में नताशा कहती है, रुकिए माँ जी, इस तरह मेरी जेठानियों को बांझ होने पर घर से बेघर मत कीजिए। तभी आंखों में आंसू लिए आरती कहती है, हमारे पक्ष में मत लड़ो नताशा। अब हम भी नहीं चाहते कि हम बांझ की परछाई तुम्हारे ऊपर पड़े। नहीं, आप हिम्मत मत हारिए जेठानी जी, मैं हूं ना, मैं कराऊंगी आपका इलाज अपने खुद के वैद्य पिताजी से। और अगर माँ जी, मेरे वैद्य पिताजी ने कह दिया कि मेरी जेठानियां कभी माँ नहीं बन पाएंगी, तो उसके बाद मैं कभी आपके फैसले में दखलंदाजी नहीं करूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए। अब अगले दिन ही नताशा अपनी सातों बांझ जेठानियों को लेकर अपने वैद्य पिताजी के पास पहुंचती है। बेटी, तू इतनी घबराई हुई, क्या हुआ? पिताजी, ये सातों मेरी जेठानियां हैं जो अब तक गर्भवती नहीं हो पाई। डॉक्टर का कहना है कि ये सातों बांझ हैं और ये कभी मां नहीं बन पाएंगी। पिताजी, एक बार आप अपनी वैद्य विद्या से देखिए ना, क्या मेरी सातों जेठानी सच में बांझ हैं? देखो बिटिया, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ जो बड़ी बड़ी मशीनों से पेट के अंदर की चीज देख सकूं, पर अपनी वेद विद्या से मैंने जाना है कि कई बार स्त्रियों को गर्भ धारण करने में कई तरह की कठिनाइयां होती हैं, जिसके कारण उनका बच्चा खराब भी हो जाता है। इसलिए मैं तुम सातों को कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां देता हूँ, तुम इन्हें खाओ। तुम्हें इस जड़ी बूटी से जल्दी परिणाम मिलेगा अगर तुम सातों बांझ नहीं हुई तो। शुक्रिया पिताजी। चलिए जेठानी जी, अब हम लोग चलते हैं। अब सातों बांझ बहू वैद्य की दी हुई जड़ी बूटियों को खाती है और 1 से 2 महीने के अंदर उन्हें परिणाम नजर आता है। उन्हें अचानक उल्टियां शुरू होती हैं। तुम सातों को एक साथ उल्टियां? क्या अनाप शनाप खा लिया तुम लोगों ने? अनाप शनाप नहीं माँ जी, हमने उन्हीं वैद्य की जड़ी बूटियां खाई हैं, ये उसी का परिणाम है। हम सातों गर्भवती हैं माँ जी। देखा, मैंने कहा था ना, आप सातों बांझ नहीं हैं। हाँ नताशा, तुमने सच कहा था और हम सातों तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। तुमने ऐसा करके हमें समाज में सर उठाकर जीने की वजह दे दी। अब हमें भी कोई बांझ नहीं कहेगा। अब कुछ ही दिनों बाद उर्मिला की 8वीं बहू अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और पूरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला की सातों बहू भी अब गर्भवती हो जाती है। अब शंकर के साथ साथ शंकर के सातों भाइयों के मुंह पर भी खुशी की चमक थी।